स्वेयर किस्म का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है जिसके नतीजे में हड्डी भी टूटती है। कई दफ़ा छाती पे चोट लग जाती है, पेट में चोट लग जाती है या सर पे चोट लग जाती है। चालचकिया में एक वन रूफ अंडर वन रूफ ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जब ओल्ड एज के साथ जॉइंट कमज़ोर हो जाते हैं, वो रिपेयर नहीं उस तरह हो रहे होते जिस तरह वो डैमेज हो रहे होते हैं, लीडिंग टू पेशेंट को स्वेयर पेन होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर करम रसूल बसरा। और सर के साथ हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे यकीनन आर्थो के रिलेटेड भी बात करेंगे। और स्पेशली आज हमने मल्टी डिसिप्लिनरी जो हॉस्पिटल होते हैं उनके हवाले से बात करनी है। सर आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आज हमने जो बात करनी है वो आर्थो के हवाले से तो यकीनन करेंगे। उससे पहले ये बताइएगा कि मल्टी डिसिप्लिनरी जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और उनकी आपस में वर्किंग क्या होती है? उसमें ये होता है कि वो दो टीम्स होती हैं, एक फिजिशियंस की होती है और सर्जन्स की होती है। फिजिशियन में ऑन कॉल कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, एनेस्थेटिक, ये एक टीम होती है। अगर हम सर्जन्स में आ जाएं, हेड न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, यूरोलॉजिस्ट और आर्थोपेडिक सर्जन। इनमें क्या होता है कि आजकल चूँकि पॉलीट्रॉमा हो रहा है, पॉलीट्रॉमा बेसिकली एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं कि जब कोई स्वेयर किस्म का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है जिसके नतीजे में हड्डी भी टूटती है, कई दफ़ा छाती पे चोट लग जाती है, पेट में चोट लग जाती है या सर पे चोट लग जाती है, जी। तो उस मरीज़ को हम पॉलीट्रॉमा का पेशेंट कहते हैं। जो लाहौर में सेटअप है, बड़े सेटअप है, उनमें तो ये होता है कि वो एक छत तले वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जिसकी वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं, जिसमें डिफरेंट डॉक्टर आके अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड मरीज़ के मसले का हल कर देते हैं। हम्म। सरगोदा में अनफॉर्चुनेटली पहले जब मैं यहाँ आया था तो इतना कोई सिस्टम डेवलप नहीं था। हम्म। मतलब आपको एक फील्ड के लिए किसी और डॉक्टर से, किसी और हॉस्पिटल से कंसर्न करना पड़ता था। हम्म। लेकिन अब चूँकि मुबारक मेडिकल कॉम्प्लेक्स झालचकिया में एक वन रूफ अंडर वन रूफ ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। राउंड द क्लॉक 24 आवर न्यूरो सर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन, जनरल सर्जन, यूरोलॉजिस्ट और जी। मेडिसिन से रिलेटेड सारे कंसल्टेंट 24 आवर अवेलेबल हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि मरीज़ को हमें बार बार किसी हॉस्पिटल में भेजना नहीं पड़ता। हम्म। जैसे कई दफ़ा हमें ये होता था कि जब ऑपरेशन के लिए हमें मरीज़ की फ़िटनेस चाहिए होती थी, जी। तो कार्डियोलॉजिस्ट के लिए हमें कई दफ़ा दूसरे हॉस्पिटल में भेजना पड़ता था। लेकिन अब हमारे चूँकि यहाँ पे सारे कंसल्टेंट अवेलेबल हैं, हम्म। तो यहीं पे सारी चीज़ें डील हो जाती है, मरीज़ को भी नहीं खपना पड़ता, ना उसके अटेंडेंट को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आर्थोस्कोपी और आर्थोप्लास्टी इनमें क्या डिफरेंस होता है? प्लास्टिक को अगर हम लें तो बेसिकली क्या होता है, जब ओल्ड एज के साथ जॉइंट कमज़ोर हो जाते हैं, वो रिपेयर नहीं उस तरह हो रहे होते जिस तरह वो डैमेज हो रहे होते हैं, लीडिंग टू पेशेंट को स्वेयर पेन होती है। जी। तो उसमें इनिशियली तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में मेडिसिन देते हैं और कुछ परहेज़ करते हैं। लेकिन एक टाइम आता है कि पेशेंट को शदीद दर्द होती है जो कि उसकी डेली रूटीन एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। हम्म। तो उस कंडीशन में जो उसका डिजीज़ पोर्शन होता है जॉइंट का, उसको हम एक्साइज रिमूव करके उसकी जगह पे प्रोस्थेटिक मसनूई जोड़ लगा देते हैं। ओके। तो उससे ये होता है कि मरीज़ की दर्द ठीक हो जाती है और वो अपनी उसे कोई पेन किलर खानी नहीं पड़ती। ठीक है। और आर्थ्रोस्कोपी क्या होता है, यंग लोग जिनमें जॉइंट में कोई भी खेल के दौरान चोट लग जाती है जिससे पट्टे डैमेज हो जाते हैं। हम्म। पहले ये होता था कि उन्हें पूरा जोड़ खोलना पड़ता था बड़े-बड़े चीरों के साथ और फिर उसको पट्टे को रिपेयर करना पड़ता था। आर्थ्रोस्कोपी ये है कि हम मिनी होल्स करके जॉइंट के अंदर जाके पूरे जॉइंट को विजुअलाइज़ करते हैं। जो डैमेज पोर्शन हो उसको रिपेयर कर देते हैं या उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये एक एडवांसमेंट है जिसकी वजह से मरीज़ जल्दी रिकवरी में जाता है और कम से कम दर्द होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब चूंकि सर्दियों का मौसम है, इस मौसम में ज़्यादातर देखा जाता है कि जोड़ों के दर्द की शिकायत लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। इसकी क्या वजह होती है? इसमें अगर ओल्ड एज में देखा जाए तो वो वही आर्थराइटिस जो मरीजों को होता है जिसमें उनके जॉइंट वीक हुए होते हैं। हुँ। सर्दी की वजह से टेम्परेचर चेंज होता है, उसकी वजह से जॉइंट में पेन स्वेयर किस्म की होती है। हुँ। एक तो ये वजह होती है। हुँ। तो दूसरी उसमें ये भी होती है कि एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, पेशेंट कोई वॉक नहीं करता जिसकी वजह से मसल्स वीक हो जाते हैं और पेन शुरू हो जाती है। तो ये 2 मेन रीज़न है इस ओके। मौसम में पेन, जॉइंट पेन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि इस मौसम में जैसे आपने जोड़ों के हवाले से बात की है, तो कौन से विटामिन ज़्यादा लेने चाहिए? कौन-सी खुराक जो है वो प्रॉपर लेनी चाहिए? मल्टीविटामिन्स तो हम वैसे अपनी खुराक में ले रहे होते हैं, लेकिन जो बोन और मसल्स के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कैल्शियम और फास्फेट है। जी। कैल्शियम और फास्फेट को अगर हम देखा जाए तो हमारे ये जो दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनमें हुँ। सबसे वाफर मकदार में पाए जाते हैं। और ओके। हमारे यंग पॉपुलेशन में वीकनेस, बोन पेन की इशू ये है कि वो कैल्शियम सप्लीमेंट नेचुरल फॉर्म में नहीं ले रहे।
ओके। तो सेकंड जो बोन के इम्पोर्टेंट चीज़ है वो विटामिन डी है। जब हम बाहर के सनलाइट में जाते हैं, एक्सपोजर होता है, तो हमारी स्किन के ज़रिए अब्सॉर्ब होकर विटामिन डी बनता है। तो ये दो हम्म। मेन कंपोनेंट के जो बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। सर विटामिन डी का अगर मैं जनरली बात करूं तो सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है? सनलाइट में जब हम हमारी स्किन के ज़रिए से बर्न तो बॉडी में रहा होता है, लेकिन डिफरेंट एंजाइम है जो एक्टिवेट होते हैं जब स्किन में सन एक्सपोजर होता है, तो ये विटामिन डी बनता है। जी। सप्लीमेंट अवेलेबल है, लेकिन एक नेचुरल रिसोर्स ये है कि जब हम सनलाइट का एक्सपोजर होता है तो विटामिन डी बनता है। ओके, बिल्कुल ठीक। अच्छा, बैकबोन के पेन के हवाले से सर बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है, लोग कहते हैं कि जी हम गर्मियों के मौसम में ठीक रहते हैं, लेकिन जो ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो जिसे ये प्रॉब्लम है उनकी वो शिकायत बढ़ जाती हैं। बैकबोन का पहले तो ओल्ड एज में ज़्यादा इशू था क्योंकि बोन वीक हो जाती थी, लेकिन आजकल हमारे पास अनफॉर्चुनेटली यंग पॉपुलेशन भी आ रही है जिनको बैकबोन के इश्यूज हैं। थोड़ा सा कोई जी। हैवी वेट लिफ्ट कर लेते हैं तो बैक एक शुरू हो जाती, लीडिंग टू sciatica। पेशेंट समझते हैं शायद डिस्क और लैब से डिस्क का इशू नहीं होता। इनिशियली इशू ये होता है कि पेशेंट के चूंकि मसल्स वीक हुए होते हैं, पैरास्पाइनल मसल, जब उन पर एकदम स्ट्रेस आता है तो वो स्पेज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद दर्द होती है। तो हुँ। उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो परहेज़ आता है। जी। परहेज़ में ये कोई चीज़ झुक के नहीं उठानी, वज़नी चीज़ वगैरह नहीं उठानी होती। सेकेंडली ये है कि जो अगर हम देखें तो ये अर्ली मॉर्निंग वॉक या इवनिंग में जो वॉक हुँ, करते हैं, इससे इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं, जिसमें हुँ, एक फ़ायदे ये भी आते हैं कि हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। हुँ, तो चूँकि हमारी यंग पॉपुलेशन की आजकल जो लाइफ़स्टाइल है वो बैठने का ज़्यादा है या लेटने का, लैपटॉप, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो वो फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, जिसकी हुँ, वजह से कमर दर्द ज़्यादा है हमारी पॉपुलेशन में और यंग में ज़्यादा है। हुँ। ओल्ड एज में भी होती है लेकिन यंग में पॉपुलेशन में ज़्यादा पाई जाती है आज। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बहुत से ये नौजवान कहते हैं कि वो बैकबोन पेन की वजह से ना तो कोई गेम कर पा रहे हैं, ना जिम कर पा रहे हैं। हुँ। तो उन्हें अगर ये जिम की तरफ जाना भी है तो कितनी एक परहेज़ के साथ जाना है? उसमें ये होता है हमारे जो यंग पॉपुलेशन है वो एकदम वो उनको जोश उठता है और वो हुँ, कंटिन्यूअस जिम पे चले जाते हैं। ऐसे नहीं होता, मसल वीक होते हैं, हुँ। आप जिम जाते हैं वो मज़ीद उन पे वो आता है, स्ट्रेस आता है, जी। जिसकी वजह से वो पेन करने लग जाते हैं। तो हुँ। इनिशियली जो हम रेकमेंड करते हैं कि ग्रेजुअली आप अपनी जिम स्टार्ट करें, ओके। बस इनिशियली सिंपल वॉक करें, फिर आप ब्रिस्क वॉक पे जाएँ, फिर रनिंग पे जाएँ। एकदम आप रनिंग करेंगे तो मज़ीद पेन होगी, और जब फिर पेन होती है मरीज़ कहता है जी मेरे से तो वॉक होती नहीं, मैंने तो चलना ही हुँ। नहीं। तो इनिशियली और स्लोली आप अगर परस्यू करेंगे तो जिम कर सकते हैं। जी, बिल्कुल ठीक। सर अब आर्थो में थोड़ा-सा मेडिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं, जैसा कि दूसरी मेडिकल की फ़ील्ड्स में बहुत सी एडवांसमेंट आई हैं। अगर हम स्पेसिफ़िकली आर्थो के हवाले से बात करते हैं, तो ऐसी कौन-सी मेडिकल एडवांसमेंट हैं जो आप समझते हैं कि ये बहुत फ़ायदेमंद हैं या आगे साबित हो सकती हैं? हाँ, नहीं, नहीं, आर्थोपेडिक ने भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है, लाइक अदर स्पेशलिटीज़। जैसे अब हमारे इम्प्लांट हैं वो मैन्युफैक्चरिंग उनकी बेहतर हो गई हुई है। सेकेंडली हमारी टेक्निक्स डिफरेंट हो गई है। पहले होता था कि मरीज़ को सर्जरी के बाद इमोबिलाइज़ कर देते थे। अब हमारा ये है कि हम अगले दिन ही अपने मरीज़ को मोबिलाइज़ कर देते हैं, चलने लग जाते हैं। हुँ, उसमें जो मेन कंसर्न है वो ये है कि लेटेस्ट टेक्नीक है और लेटेस्ट इम्प्लांट है जो हम अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा में यूज़ कर रहे हैं, मुबारक मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। तो उसका जी। फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ जो है ना, अब जैसे वर्क रिलेटेड है, मरीज़ को अगर कोई चोट लगी है तो उसका वर्क अफेक्ट करेगा। तो हम उसको अर्ली फिक्स करके, अर्ली मोबिलाइज़ करके, अर्ली रिहैबिलिटेशन में भेजते हैं ताकि वो अर्ली अपने वर्क को रिज़्यूम कर ले। हुँ, तो बिल्कुल ठीक। ये रिसेंट एडवांसेस में, इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास मॉड्यूलर थिएटर आ गया। मॉड्यूलर थिएटर वो थिएटर हैं जिनमें इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हैं। तो ओके। उसका फ़ायदा ये है कि मरीज़ को जो है वो इन्फेक्शन नहीं होती, तो वो उसका ज़ख्म ठीक रहता है और हीलिंग जल्दी हो जाती हुँ, है। इसके अलावा जो लेटेस्ट इक्विपमेंट और इम्प्लांट अवेलेबल है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है सरगोदा में, तो पहले नहीं थे लेकिन अब हमने अवेलेबल करा रही हैं। तो हम लेटेस्ट टेक्निक और लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि किसी भी इंजरी होने की सूरत में, आर्थो के रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, तो बेसिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वो क्या होता है? अच्छा, जब किसी बेसिकली आर्थरो के 3 पिलर पिलर हैं, अगर हम उसमें जाएँ तो सबसे पहले जो है फ्रैक्चर को हम, अगर कोई हड्डी टूटी है उसको सबसे पहले हम स्टेबलाइज़ कर देते हैं। स्टेबलाइज़, पेन ठीक हो जाएगी, उसके बाद उसको फिक्स कर देंगे और पेशेंट को मोबिलाइज़ कर देंगे। ये मेन पिलर हैं ताकि मरीज़ जल्दी अपनी रिकवरी फ़ेज़ में जाए। जी। हमारे पास जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जी मरीज़ सबसे पहले अगर हड्डी टूट गई है, वो पहलवानों के पास चला जाता है, पहलवान हुँ, उसकी ड्रेसिंग टाइट कर देते हैं या ज़ोर आज़माई करते हैं। हुँ, मरीज़ भी उसके ज़ख्म बन जाते हैं या उसके पट्टे डैमेज हो जाते हैं, मतलब मज़ीद नुकसान की तरफ जाता है।
हालांकि अगर मरीज़ फ़ौरन हॉस्पिटल आए, अर्ली उसको हम फिक्स कर दें तो इससे मरीज़ की रिकवरी फास्ट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो पहलवानों से इलाज करा के जिनकी हड्डी नहीं जुड़ी होती, उसमें फिर हम्म। जो है ना वो रिहेबिलिटेशन फेज स्लो हो जाता है। हम्म। तो अब जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन वो ये है कि अर्ली उसको हम फिक्स कर लें। जैसे हमारे पास अब इक्विपमेंट है, पहले क्या होता था जब कोई ज़ख्म के साथ हड्डी टूटी आती थी तो हम उसको फिक्सेटर लगा देते थे पर बैरूनी जंगला। लेकिन अगर वही मरीज़ हमारे पास 6 घंटे इससे पहले आ जाता है, 6 घंटे के अंदर अंदर आ जाता है चोट लगने के बाद, तो हम उसके अंदर रॉड भी डाल सकते हैं और उसका फ़ायदा ये होगा कि वो परमानेंट उसको रिलीफ मिल जाएगा बनिस्बत हम उसको पहले फिक्सेटर लगाते थे, फिर उसका ज़ख्म हील होता था, फिर हम उसको रॉड डालते थे। अब ये है कि इनिशियली अगर हम उसको अर्ली कर देते हैं तो मरीज़ रिकवरी फास्ट हो जाती है और हमें ज़्यादा इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक सर। लास्टली देखने वालों के लिए अपना मैसेज। इसमें मेरा मेन मैसेज यही है कि अगर आपको कोई फ्रैक्चर वगैरह होता है तो आप फ़ौरन हॉस्पिटल से रुजू करें। हमारे पास एक्सरे लेटेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल है, हम उसको आपको अर्ली एंटरटेन करेंगे, अर्ली आपकी ट्रीटमेंट करेंगे ताकि अर्ली आप टू रिटर्न टू वर्क हो जाए।